हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल सेट 16 के बारे में, जिसके अंतर्गत हम डिटेल में जानेंगे चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग और आपातबंद तथा वरीयता क्रम के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस पूरी वीडियो में हम इन सभी आयोग के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें हम निर्वाचन आयोग की, जिसे हम चुनाव आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है, तो देखिए भारत में शासन की जो प्रणाली है वो है एक लोकतंत्र की प्रणाली और यह निर्वाचन जो है ये लोकतंत्र प्रणाली का मुख्य आधार है। भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं, जो कि एक निम्न सदन और अस्थायी सदन है जिनका विघटन किया जा सकता है, इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में वो है भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 कै के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है कि एक भारत का निर्वाचन आयोग होगा। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। अगर बात करें हम एक संवैधानिक निकाय के बारे में तो इसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किसी अनुच्छेद के अंदर किया गया होता है। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को और इसी वजह से हम 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत यह कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगी, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। देखिए, इनकी जो भी संख्या रहेगी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो रहेगा एक, लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी संख्या के बारे में जो डिसीजन लिया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा और ये समय समय पर चेंज भी किए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो चुनाव आयोग है या फिर निर्वाचन आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वही चुनाव आयोग के अध्यक्ष होंगे और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इनके सदस्यों की पदावधि और इनके सदस्यों को पद से हटाए जाने के बारे में। 1972 से पहले इनकी सदस्यों की पदावधि से संबंधित कोई भी निश्चित प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन 1972 के बाद में इनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की समयावधि को निर्धारित किया गया 65 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष तक। इसमें से जो भी समय काल पूर्ण हो पहले उस तक वो अपने पद पर बने रहेंगे और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का रहेगा, लेकिन इनकी आयु 62 वर्ष तक होने तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद में इनकी पद निवृत्ति हो जाएगी। निर्वाचन आयुक्त है, इसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसे पद से भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है और ये तब हटाया जाता है जब उसके विरुद्ध, यानी कि जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके विरुद्ध कदाचार या फिर अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाता है। साथ ही इसके साथ अगर दोनों सदन, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, इन दोनों सदनों के सदस्यों का पूर्ण बहुमत हो जाए और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत से इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से हटा दिया जाता है। तो देखिए, हमने कल बहुमत के बारे में बात की थी कि जब भी दोनों सदनों के सदस्यों का पूर्ण बहुमत हो और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत हो तो इसे हम विशेष बहुमत कहते हैं। तो देखिए, यह बात भी पूछी जा सकती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार के बहुमत से हटाया जाता है, तो वहाँ राइट आंसर होगा बहुमत से। साथ ही इसको हम महाभियोग के द्वारा हटाया जाना भी कहते हैं।
अब हम बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है उसके कार्य क्या हैं और उसकी शक्तियां क्या है, यानी कि इसका मुख्य जो कर्तव्य है वो क्या है। तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य है कि ये भारत में जितने भी चुनाव करवाए जाते हैं उनको रेगुलेट करेगा, उनके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो जारी करेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद और राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके सदस्यों के लिए चुनाव कराना। देखिए ये काम कराएगा चुनाव कराने के बारे में, लेकिन जो भी संसद और राज्य के विधानमंडलों के सदन हैं उनके सदस्यों की ये योग्यताओं को निर्धारित नहीं करता। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, मतगणना करवाना और परिणाम घोषित करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता के लिए सूची तैयार करना, यानी कि जितने भी देश में मतदान करने वाले नागरिक हैं उनकी नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यानी कि जो भी पार्टीज हैं उनके जो भी साइंस होते हैं उसको ये निर्वाचन आयोग ही देता है। निर्वाचन का संचालन करना, तो देखिए पूरे भारत में जब भी निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो इसी के द्वारा ही ये रेगुलेट किया जाता है। चुनाव रद्द करना, चुनाव को रद्द करने से संबंधित जो भी फैसला होगा वो निर्वाचन आयोग के द्वारा लिया जाएगा। संसद या विधानमंडल में पद की रिक्ति को पूरा करने के लिए उपचुनाव को कराना। देखिए अगर मान लीजिए कि कभी भी कोई आकस्मिक तौर पर संसद में या राज्य के जो विधानमंडल है वहाँ पर पद रिक्ति हो जाए और उसे पूर्ण कराना पड़ जाए तो उसके लिए जो चुनाव कराया जाता है उसे कहा जाता है उपचुनाव। और ये उपचुनाव जो मुख्य निर्वाचन आयोग है हमारे देश का उसके द्वारा ये संचालित किया जाता है। अब देखिए जो निर्वाचन आयोग है अगर इसके सदस्यों की बात करें कि इसके अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं तो देखिए प्रारंभ में ये एक सदस्यीय ही आयोग होता था 1989 तक, लेकिन 1989 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ ही 2 और नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। और इस समय में एक अधिसूचना जारी हो गई थी और 1989 में ही पहली बार 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे वी.एस. पेरी शास्त्री और अन्य निर्वाचन आयुक्त थे एस.एस. धनोवा और वी.एस. सहगल। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब हमारे देश में निर्वाचन आयोग को पहली बार त्रिसदस्यीय किया गया था उस समय निर्वाचित होने वाले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त थे उनके क्या क्या नाम हैं। तो आपको याद रखना है वी.एस. पेरी शास्त्री और एस.एस. धनोवा और वी.एस. सहगल। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1990 में इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया था, यानी कि ये जो सदस्य संख्या का प्रावधान था ये कुछ ही समय के लिए लागू रहा था। 1993 में एक नए अध्यादेश को जारी किया गया था 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए ये राष्ट्रपति इसीलिए है क्योंकि संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि इसके जो भी सदस्य संख्या रहेगी उसके बारे में निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाएगा। इस आयोग को पुनः बहुसदस्यीय 1993 में बनाया गया था। देखिए 1993 में एक एक्ट लाया गया था इसके लिए और इसके अंतर्गत इसकी सदस्य संख्या को पुनः बढ़ाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात की गई थी, यानी कि कुल 3 सदस्य हो गए थे। और इस समय अगर पूछा जाए कि इसके अंतर्गत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन कौन थे, तो देखिए जो इसके समय में जो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे एम.एस. गिल और वी.जी. कृष्णमूर्ति। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि जब 1993 में अंतिम तौर पर निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय किया गया था तब इनके अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन थे। अगर हम इस कंडीशन को वर्तमान में बात करें तो देखिए वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है इसके अंतर्गत एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त सहित कुल 3 सदस्य शामिल हैं। और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो है सुनील अरोड़ा। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो देखिए वित्त आयोग है तो इसका संबंध वित्त से संबंधित होगा। यह एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है।
संवैधानिक संस्था यानी कि जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है और यह प्रावधान 280 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यह एक प्रकार का संवैधानिक संगठन है। इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इस आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। देखिए, संसद की योग्यता और इनके चयन की रीति करनी है, यानी कि इनके बारे में, निर्वाचन के बारे में बताना है कि किस प्रकार से इनका निर्वाचन किया जाएगा और इनकी योग्यता क्या क्या रहेंगी, तो इसका निर्धारण संसद के द्वारा ही किया जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के गठन की बात करें तो ये गठन किया गया था 1951 में और हमारे प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। अगर 14वें वित्त आयोग की बात करें तो देखिए, 14वें वित्त आयोग का गठन 2015 से लेकर 2020 की समयावधि के लिए किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी। और 15वां वित्त आयोग का गठन 2020 से 25 की समयावधि के लिए और इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। तो ये बातें यहाँ आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं जो वित्त आयोग है इसके मुख्य कार्य क्या हैं। तो देखिए, वित्त आयोग है, सभी कार्य इससे संबंधित होंगे वित्त से। तो देखिए, इसका प्रमुख कार्य ये रहता है कि इसके जितने भी कार्य होंगे वो उन कार्यों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश के तौर पर कार्य करेगा। इसका मुख्य कार्य है संघ और राज्य सरकारों के बीच में जो भी करों का एकत्रित किया जाता है उनका आवंटन करना, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करना। इसके बारे में तो बहुत बार पूछा गया है कि जब भी राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करनी है भारत की संचित निधि से तो यह कार्य कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से वित्त की व्यवस्था कराना। देखिए, यहाँ पर दो बातें अलग अलग हैं। राज्यों को अगर अनुदान प्रदान करना है तो वो भारत की संचित निधि से, लेकिन राज्यों के अंतर्गत जो पंचायतों और नगर पालिकाएँ हैं इनको अगर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी है तो वो राज्य की संचित निधि से। तो यहाँ ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। देखिए, 1950 में एक आयोग का गठन किया गया था जो था योजना आयोग। देखिए, इसका मुख्य कार्य था सरकार द्वारा जितनी भी योजनाओं को बनाया जाता है उनके बारे में डिटेल चेक करना, लेकिन इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा ही प्रधानमंत्री होते हैं और ये एक सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। देखिए, योजना जो आयोग है इसके अध्यक्ष में प्रधानमंत्री होते थे और वर्तमान में जो इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रथम योजना आयोग था उसके अंतर्गत जो उनके अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वहाँ उस समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ आंसर उनका हो जाएगा। और अगर बात करें हम नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में तो देखिए उस समय प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो उनका नाम आ जाएगा। इसका जो मुख्य कार्य है वो है केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर रणनीतिक और तकनीकी सलाह देना। देखिए, यहाँ पर इसके उपाध्यक्ष हैं क्योंकि हम अध्यक्ष तो पढ़ चुके हैं कि वो हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया और प्रथम जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे यानी कि जो CEO थे वो थे सिंधु श्री खुल्लर। अब हम बात करते हैं आपात उपबंध के बारे में, यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान किया गया है उनके बारे में। तो देखिए, इन उपबंध का प्रावधान किया गया है भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत, और यह हमने ग्रहण किया है जर्मनी के वीमर संविधान से।
तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी तो आपको जर्मनी दे देगा या फिर कभी आपको डायरेक्ट बोल देगा वीमर के संविधान से। तो देखिए जो जर्मनी का संविधान है इसको वीमर का संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत बात करेगा 352 की, तो देखिए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बारे में बताया गया है। और 356 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत अगर कोई संवैधानिक तंत्र कार्य कर रहा है वह विफल हो जाए तो उस समय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की है। और 360 के अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लागू करने के बारे में बताया गया है। देखिए अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो इसको लागू किया जाता है अनुच्छेद 352 की, और इसका जो मुख्य कार्य है वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब पूरे भारत में या फिर भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तब ये राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो पूछा जाएगा कि अनुच्छेद क्या है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का, तब हो जाएगा अनुच्छेद 352। फिर पूछा जाता है कि इसका कारण क्या रहता है, तो देखिए आंसर होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। फिर उसके बाद में ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा हमारा आंसर राष्ट्रपति के द्वारा। अगर बात करें हम मूल संविधान में आपात उपबंध के बारे में जो प्रावधान किया गया था उसके बारे में, तो देखिए मूल संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता था उसके लिए शर्त थी कि या तो सशस्त्र विद्रोह नहीं बल्कि आंतरिक अशांति होगी तब इसको घोषित किया जाएगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए यहाँ पर अधिनियम की बात की जा रही है, संविधान संशोधन की बात नहीं की जा रही। तो देखिए यह बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शर्त है वो है सशस्त्र विद्रोह। साथ ही एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो मिनर्वा मिल्स मामला आया था 1980, उसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंतर्गत ये निर्णय दिया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल जब भी घोषणा की जाए तो उससे चुनौती दी जा सकती है। साथ ही 1980 के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट फैसला दिया गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं इन दोनों को ही महत्वपूर्ण घोषित किया गया था। यानी कि इससे पहले ये कहा गया था कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की बजाय जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको उनकी तुलना में उच्च बताया गया था, लेकिन 1980 के अंतर्गत मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व इन दोनों को बराबर बताया गया था। तो ये बात यहाँ आपको ध्यान रखनी है। अब तक के जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए हैं अगर उनके बारे में बात करें तो देखिए कुल 3 बार इन्हें घोषित किया जा चुका है। पहला लागू किया गया था 1962 में और ये रहा था 1968 तक, और इसके द्वारा ये कंडीशन क्या रही थी कि चीन के द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश का जो नेफा क्षेत्र है यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है उसके क्षेत्र पर हमला किया गया था। उसके बाद में दिसंबर 1971 से लेकर मार्च 1977 तक पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध जब अघोषित युद्ध लड़ने की बात कही गई थी यानी कि इन्होंने आक्रमण किया था तब दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। उसके बाद में 1975 से लेकर 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। देखिए 2-3 बातें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि पहली तो ये थी कि इसे कब कब लागू किया गया 1962, 1971 और 1975, और इस बारे में एक क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि पहले राष्ट्रीय आपातकाल की जो समय अवधि है वो कब से कब तक थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये 1962 से लेकर 1968 तक लागू रहा था। देखिए 6 साल तक ये आपातकाल लागू रहा था। उसके साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहली बार ये क्यों लगाया गया था, यानी कि हमारा चीन के साथ में युद्ध हुआ था,
उसके बाद में 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, यानी कि बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आया था, तब पाकिस्तान और भारत के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब इसे बनाया गया, लागू किया गया था। फिर उसके बाद में जून 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इसे लागू किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल या किसी भी आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसका हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव रहता है। देखिए, आपातकाल के समय में मौलिक अधिकारों पर जो भी पड़ने वाला प्रभाव है उसे भी जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 और 359 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की समयावधि में मौलिक अधिकारों के ऊपर जो पड़ने वाला प्रभाव है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 358 के बारे में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा जो अनुच्छेद 19 है, जिसके अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यह मौलिक अधिकार स्वयं ही निलंबित हो जाता है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित नहीं किया जाता। लेकिन 359 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 और 20 और 21 इनके अलावा जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। देखिए, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं होता, लेकिन इनके अलावा जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न किया था कि संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश की देन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। देखिए, यहाँ से इसको लिया गया है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को, और भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। अमेरिका की बात करें तो देखिए, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में भी हमने इसको ग्रहण किया है। फ्रांस की बात करें तो देखिए, यहाँ से हमने गणतंत्र की विधि को ग्रहण किया है, और रूस से हमने कर्तव्य को ग्रहण किया है। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य में सबसे अधिक लंबे समय अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। देखिए, आज का जो पार्ट 16 था इसका हमने आज डिटेल में व्यू किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हमने इनकी डिटेल चेक कर ली, हमें अच्छे से समझ में आ गया, और कल हम इनके जब भी इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के वो सॉल्व करेंगे तो वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रेगुलर पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।